अरे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2024 के लिए भूगोल विषय है आपका। और इसके पूरे सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक प्रश्न अथवा भी करेंगे। सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन ए है, इसमें आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो सारे आधे अंक के रहेंगे। तो सेक्शन ए के आधे अंकों के प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में है आपके आधे आधे अंक के प्रश्न आएंगे, वो भी 16 प्रश्न आएंगे। 16 प्रश्न अगर आप सही कर देते हो तो आपको 8 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 के प्रश्न पत्र जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे यहाँ से प्रश्न, ठीक है। 2022 के मॉडल पेपर, 2023 का भी मॉडल पेपर देख लेना आप, वो भी करवाया हुआ है सॉल्व, सारी प्लेलिस्ट में आएगी। और 2024 का तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी मॉडल पेपर मैं बता रहा हूँ, ये सारे मॉडल पेपर आप चेक कर लेना। ये सारे के सारे मॉडल पेपर आपको देखने हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, अगर आप देख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पाते तो और भी अच्छी बात है। बट अगर जो देखेगा वो फ़ायदे में रहेगा। तो 2022 का देखिए, 2023 का देखिए, 2024 का देखिए। सारे मॉडल पेपर को बढ़िया तरीके से तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। सारे मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। उसके अलावा वीडियो ख़त्म होगा तो भी प्लेलिस्ट इसी स्क्रीन पे दिखाई देगी, जिसको टच करके आप प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी को अच्छी तरह से पता होगा, नव निश्चयवाद की संकल्पना देने वाले ग्रिफिथ टेलर हैं। तो यहाँ पर जो है बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यानी प्रकृति के द्वारा जो होता है, वो कौन सा सूत्र होता है? जन्म और मृत्यु, यानी कि अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अतमर्य सेन से है? ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, सॉरी अतमर्य बोला, अमर्त्य सेन से है। तो अमर्त्य सेन से किस उपागम का संबंध है? तो अमर्त्य सेन से जो उपागम है उसका संबंध है क्षमता का उपागम, यानी कि अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राचीनतम मतलब पुरानी बात कर रहा है, बहुत पुरानी। तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं क्या थी उस समय? आर्थिक मतलब भोजन कमाने के लिए, भोजन खाने के लिए क्या करते थे? तो भोजन संग्रहण करते थे, यानी भोजन को इकट्ठा करते थे, और आखेट यानी कि शिकार करते थे। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कौन सा उत्पादन का स्वामित्व आपका व्यक्तिगत होता है, ये आपको बताना है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पूंजीवाद का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत होता है। पूंजी लगाओगे तो आपका ही होगा। तो यहाँ पे आधे नंबर फिर मिल जाते हैं आपको ऑप्शन करेक्ट करने से। इसके बाद जो है छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो कौन सा परिवहन का प्रकार नहीं है? सभी को अच्छी तरह से पता है, मोबाइल जो है परिवहन का प्रकार नहीं होता है। सड़क है, जल है, वायु है, सारे परिवहन के प्रकार है, लेकिन मोबाइल तो परिवहन का कोई साधन नहीं है। इसके बाद आइए आप सातवें प्रश्न पे, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो आंसर आ जाएगा, ये मिस्र देश में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता जो पतन है वो किस नदी पर है? तो आंसर आ जाएगा हुगली नदी पर। हुगली बांध भी है, सॉरी हुगली जो है ब्रिज भी है, बहुत अच्छा शानदार ब्रिज बनाया गया है, देखने भी हम गए थे। तो हुगली ब्रिज पर, हुगली जो नदी है उसी पर जो है आपका कोलकाता पतन है, कोलकाता का पोर्ट है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है नाइन्थ क्वेश्चन, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या थी। ग्रियर्सन के अनुसार उस समय की बात बतानी है। तो ग्रियर्सन के अनुसार जो भाषाएं थी भारत में उस समय 179 थी, यानी कि अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो वो है बिहार। बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जाए, घनत्व की बात कर रहा है बिहार। घनत्व अलग बात है, डेंसिटी वाला। पॉपुलेशन के तो मामले में यूपी सबसे आगे है, लेकिन घनत्व की बात करें, डेंसिटी जो पॉपुलेटेड डेंसिटी है, मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो बिहार है।
नेक्स्ट जो है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आपको याद होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? यमुना नदी किन 2 शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है? तो कौन से 2 शहरों के बीच में यमुना नदी जो है प्रदूषित है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली से इटावा के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो है यमुना हो गई है। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली से इटावा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो आपको सभी को पता है कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत जो है 1853 में मानी गई है। तो यहाँ पर 1853 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध पतन है? तो कौन सा भू आबद्ध पतन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो विशाखापत्तनम है, ये भू आबद्ध पतन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? कौन सी चीज इसमें से अम्ल वर्षा का कारण होती है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा जो वायु प्रदूषण है, ये अम्ल वर्षा का कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको 8 नंबर यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर खालिस्तान से ऊपर होता है। तो कितने से ऊपर होता है? 0.8 से ऊपर होता है। उनको अति उच्च मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से जो है रखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं खालिस्तान दोनों का समान महत्व दिया जाता है। तो दोनों में एक आपका फसल भी आती है, इसमें फसल उत्पादन तो है ही, साथ साथ में पशु पालन भी आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? यूरोप में सघनतम रेल तंत्र जो है पाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। तो ये युवा नीति जो है 2014 में प्रारंभ की गई थी। अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें, भारत में नगरों का अभुद्य खालिस्तान काल से हुआ। तो अभुद्य कब से हुआ था? ऐतिहासिक काल से हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन खालिस्तान क्या है? चावल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या चावल खाती है। सिंचाई की व्यवस्था खालिस्तान को संभव बनाती है? बहुफसलीकरण की व्यवस्था को संभव बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में खालिस्तान बांध से निकलती है? तो हरी के बांध से निकलती है, हरी के डैम से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं आपसे। पहला जो प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण अध्ययन है या विश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसकी है? तो ये रेट जेल ने दी थी परिभाषा। किसने दी थी? रेट जेल ने। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल की यह परिभाषा रेट जेल ने दी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो वो 2 घटक होते हैं आपके जन्म दर और मृत्यु दर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। ठीक है, 131वां यहाँ पे यहाँ आएगा, 131वां स्थान है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हाथ से बनाना जो है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है, हाथ से बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाथ से बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे WTO का पूरा नाम तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग जो है भारत में है? मात्र 4% भाग जो है भारत में है। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? मानव की सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का होना ही ध्वनि प्रदूषण है। और इसको जो है हम डेसिबल में मापते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट कभी कभी पूछ लेता है। खंड व की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये 6 जो है आपके मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। ये आपको नाम सारे के सारे लिखने होंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। क्या होता है इसका उपयोग जननांकीय संक्रमण का किसी विकसित राष्ट्र के लिए? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग उस क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जा सकता है। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार एक विकसित राष्ट्र की जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये उपयोग हो गया इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम, जिसमें आपसे पूछा गया है कारखाना कृषि क्या है? तो कारखाना कृषि जो है पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें पशु धन पाला जाता है, यानी कि पशु को पाला जाता है। इसमें विशेषकर गाय बैल और मुर्गी पालन जो है होते हैं। इन्हें बाड़े में रखा जाता है और कारखानों में बने भोजन को खिलाया जाता है। इनको बीमारियों से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, कई कामों के लिए मशीनें और प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो ये कारखाना कृषि है, इसको हमने समझा। इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य स्त्रोतन किसे कहते हैं? तो बाह्य स्त्रोतन हम जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? यानी ठेका देना। ठीक है? दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपना जो है बाह्य स्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको जो है अपतरण यानी कि ऑफशोरिंग कहते हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों की ओर किया जाता है जहां कुशल श्रमिक सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां बोला गया आपसे नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? तो नौसेना पतन यह विशिष्टकृत कार्यकलापों के आधार पर पतन का एक प्रकार है। ये केवल सामरिक महत्व के पतन हैं। यहाँ पर नौसेना के लड़ाकू जहाज़ों को खड़ा करने, उनकी मरम्मत करने तथा लंगर डालने की व्यवस्था होती है। जैसे कोच्चि और कारवार भारत में ऐसे पतनों के उदाहरण हैं। तो उदाहरण भी आप लिख दोगे तो और अच्छी बात है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है भैया? वृद्धि दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जा सकता है। और जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। अगर मृत्यु ज़्यादा हो जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी और बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगी। इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से सारे सॉल्यूशंस मैंने दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य क्या हैं ये आप बता सकते हैं। तो हमने बता रखा है स्मार्ट मिशन सिटी का उद्देश्य जो है शहरों को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट सिटी के लिए। इसके अलावा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज पे बहुत बार टिप्पणी पूछी गई है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। और अगर आप पिछले साल के मॉडल पेपर देख लेते हैं जो कि मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो आप आसानी से जो है इनके आंसर्स को पता कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ 2022, 23, 24 के प्रश्न पत्र जरूर देख लेना मॉडल वाले, तो आपको फायदा रहेगा। 12वां जो प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते स्वरूप को संक्षेप में आपको समझाना है। तो कौन से दशक में कैसा हुआ, कौन सी खाद्यान्न जो है उसमें वृद्धि हुई और कौन सी गिरी हुई है, ये चीज़ें जो है इसमें आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 12वां के बाद 13वां प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन करना है। इसमें घरेलू मल हैं, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हैं और साथ ही साथ कृषि में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये सारे के सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से हैं? चमड़ा है, लुगदी, कागज के, ये सब आते हैं इसमें, ये भी आप बताएंगे। 1.5 नंबर प्रश्न है तो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। सेक्शन सी जो है ये 3 अंकीय प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे देखिए रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखनी है। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखनी है। पार साइबेरियन रेल मार्ग है और पार कैनेडियन रेल मार्ग है, दोनों पे टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी मैंने पॉइंट वाइज बताई है तो आप कम से कम इसमें 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो है आप आसानी से बताएंगे। मैंने ज़्यादा लिखे हैं लेकिन आप कोई भी ओनली 4 लिख दीजिए। ओनली 4 पॉइंट आप लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें बाकी आप और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको दिए हैं। 1.5 नंबर के लिए 4 से 5 पॉइंट बहुत होते हैं, मैंने 8 पॉइंट दिए हैं, जो आपको याद हो जाए उनको याद करेंगे। और पार्क कैनेडियाई रेल मार्ग के ऊपर भी मैंने बहुत सारी पॉइंट दिए हैं, इसमें से भी आप कोई भी 4-5 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद जो है इसमें अथवा प्रश्न भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित समुद्री
मार्गों पर टिप्पणी लिखना है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, दोनों पे लिखना है और दोनों को ही करना होगा। 1.5 अंक ये देगा, 1.5 अंक ये देगा। तो 1.5 अंक के हिसाब से पहला वाला आंसर ये हो जाएगा, दूसरे वाला आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। तो परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा जो है ये सब आती हैं, गैस ऊर्जा आती है। ठीक है, तो कोयला को बता दोगे थोड़ा सा, क्योंकि 3 अंकीय प्रश्न है तो 3 अंक के हिसाब से आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में बता दोगे, कहाँ कहाँ पेट्रोलियम कितना मिलता है, और प्राकृतिक गैस। इसके बाद जो है इसमें अथवा पाठ भी मिलेगा। सभी में 3 नंबर से स्टार्ट होंगे आपके अथवा पाठ। भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, पहले परंपरागत पूछा गया, अब अपरंपरागत पूछा गया है। तो अपरंपरागत जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें आपका सौर ऊर्जा होता है जिसको हम देखते हैं, पवन ऊर्जा है ये अपरंपरागत होता है, साथ ही साथ जैव ऊर्जा है और नाभिकीय ऊर्जा है, साथ ही साथ भूतापीय ऊर्जा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है, इसमें 16वां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाएं, कि हम इसको कैसे अधिक जो है विकसित कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे उपाय मैंने लिखे हैं, इसमें से कोई भी आपको 5-6 उपाय लिखने हैं। मैंने 7 उपाय यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। इसके अथवा पार्ट में जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पूर्णीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो क्या उपाय आप करवाएंगे, तो मैंने बता रखा है कि जल प्रबंध नीति अपनाएंगे, एक तो जल संसाधन फसलों पर प्रतिबंध लगाएंगे, साथ ही साथ प्रभावित जल की क्षति को न्यूनतम करेंगे और वनीकरण और चारागाह का विकास करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है और ये सारे लिख देना आप। सेक्शन डी स्टार्ट होता है, निबंधात्मक प्रश्न जो है 4 अंकीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण करना है भाई। जो है एक तो कच्चा माल जो है आपका उसको प्रभावित करेगा, शक्ति के साधन प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ बाजार प्रभावित करता है, परिवहन एवं संचार प्रभावित करता है, सरकारी नीति होती है ये भी प्रभावित करते हैं। तो ये सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे। इसके अथवा पार्ट में है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कैसे करना है। तो हमारे कच्चे माल पर जो है कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित उद्योग भी होते हैं, रसायन आधारित उद्योग भी होते हैं, वनों पर आधारित उद्योग भी होते हैं और पशुओं पर आधारित उद्योग भी होते हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भारत में कृषि के विकास का वर्णन करना है, तो किस तरह से आप कृषि के विकास का वर्णन करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज वर्णन किया हुआ है, तो इन पॉइंटों को लिख करके आपको जो है समझाते हुए चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 3 इसके पॉइंट है और बाकी थोड़ा सा आपको डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि 4 अंकीय प्रश्न है तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा चावल वगैरह का कहाँ पर है, कैसे हम देते हैं और कितना वृद्धि हुआ है किस चीज़ में, वो हमें बताएंगे। इसके अथवा पार्ट में है, भारत में तिलहन फसलों का विस्तृत लेख लिखना है। तिलहन फसल जो होती है उस पर विस्तृत लेख लिखोगे। तो तिलहन फसल में आपका तो एक तो मूंगफली आ गई, ठीक है, मूंगफली होती है तिलहन फसल में। दूसरा है तेरिया या सरसों होता है, तोरिया और सरसों होता है। तीसरा जो है अन्य तिलहन फसलें हैं, तो इन तीनों के बारे में समझा दोगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न है, दिए गए विश्व के मानचित्र में जो है आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना और अमेरिका दिखाना है। तो ये रहा आपका अमेरिका, जो द है, ब पार्ट ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अर्जेंटीना बन जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ न्यूजीलैंड आ जाएगा। चारों को आपको दिखा दिए विश्व के मानचित्र में। अब आएगा आपका भारत का मानचित्र में, पतनों को दिखाना है। जो दिल्ली पतन है, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता, तो यहाँ पर आप दिल्ली बता दोगे, इस जगह पे दिल्ली है। आप मानचित्र अच्छे तरह से पढ़ चुके होंगे, 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ रहे हैं। अहमदाबाद इधर दिखा दोगे गुजरात में, कलकत्ता आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दिखा दोगे और नीचे जो है बेंगलुरु दिखा दोगे आप। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न पत्र खत्म होता है। यदि आप कोई भी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो इस माध्यम से ले सकते हैं। आप 2-3 दोस्त मिलकर के जो है प्रश्न पत्र को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉस्ट बहुत ही ईजी पड़ेगा। आप 2-3 जैसे दोस्त मिल गए, 3 दोस्तों ने मिलकर के 10-10 रुपये के हिसाब से आपने पार्ट किया, तो आपको 10 रुपये में पीडीएफ मिल गई। आपने पेमेंट किया, आपके पास जो है पीडीएफ पहुंच जाएगी और आप आपस में शेयर कर लोगे, एक दूसरे के साथ बांट लोगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक करिए। इससे पहले हिंदी विषय जो है कंप्लीट करा दिया गया है, हिंदी अनिवार्य का कंप्लीट करा दिया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये भूगोल का सॉल्यूशन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है पार्ट, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीति विज्ञान है, उसको दे देंगे। और जो बच्चों का एक आपका साहित्य है, हिंदी साहित्य जिन बच्चों के पास है वो भी दे देंगे। तो इस तरह से सारे आपके सॉल्यूशंस कंटिन्यू चल रहे हैं, इनको जरूर करिए। और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया आपको 2022 का सैंपल पेपर देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इस चैनल पे अवेलेबल है। 2023 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, 2024 का मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो ये सारे के सारे प्रश्न पत्र जरूर देखना, मॉडल वाले जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।